नमस्कार, मैं हूं अनुपम और इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाएं तैयार, बिल्कुल नए अंदाज में। हाथरस केस में पीड़ित लड़की को बचाया नहीं जा सका। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की मां के मुताबिक वो दोनों खेत में घास लेने गई थी, तभी आरोपी ने आकर गला दबाया और मारने लगा। इस मामले में गैंगरेप के भी आरोप लगे थे, लेकिन आईजी अलीगढ़ का कहना है कि डॉक्टर की जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। 14 सितंबर को 10:30 बजे पीड़िता के भाई सतेंद्र ने थाने पे आकर अपने हस्तलेख में एक तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। 9:30 बजे यानी कि जब वो हाथरस में युवती के साथ रेप और मौत को लेकर सियासत गर्मा गई है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथरस में कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन किया, तो दिल्ली में भी सांसद PL पुनिया की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने विजय चौक पर गिरफ्तारी दी। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी ने हाथरस की घटना को शर्मसार करने वाला बताया। हाथरस की घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के सामने शर्मसार किया है। तो वहीं शिवसेना से राज्यसभा की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला अपराध को लेकर यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया। ये वही उत्तर प्रदेश सरकार है जिसने 2017 में इसको एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बनाया था। कहा था उत्तर प्रदेश की बेटियों को न्याय मिलेगा। आज वही न्याय व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बेटियों के खिलाफ खड़ी हुई है। उधर वाराणसी के नागेपुर गांव में महिलाओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन मार्च निकाला। माफिया के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। बाहुबली अतीक अहमद के गुर्गों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा हुआ है। मंगलवार को अतीक के शार्प शूटर रहे राशिद के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अतीक और उसके करीबियों के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। आज एक बार फिर से बेली के कतार में सरकारी बुलडोजर गरज रहा है और जो ये यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, ये हिस्ट्री शीटर राशिद के मकान पर हो रही है। राशिद खान कैंट थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसने स्टेट लैंड की जमीन पर कब्जा करके आलीशान इमारत खड़ी की हुई है, जिसको प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध कब्जा ध्वस्त किया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस की भारी मौजूदगी के चलते विरोध ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। प्रयागराज में अतीक और उसके गुर्गों पर प्रशासन की कार्रवाई पिछले कई दिनों से जारी है। सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे गिराए जा रहे हैं। अतीक और उसके गुर्गों की 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने में जुटी योगी सरकार का अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी है। चंदौली में शराब माफिया के खिलाफ प्रदर्शन में बड़ी कार्रवाई की गई। शराब माफिया राजू सिंह की 3 करोड़ 85 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। शराब माफिया की चंदौली हाईवे पर बनी बिल्डिंग को सीज कर दिया गया। बाकायदा मुनादी कराकर बिल्डिंग को जब्त किया गया है। साथ ही बिल्डिंग के बाहर प्रशासन ने एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया। राजू सिंह पर बिहार में अवैध शराब की तस्करी का आरोप है। राजू पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है, जो पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। जिलाधिकारी चंदौली महोदय द्वारा इनकी एक कृषि योग्य भूमि, व्यवसायिक भूमि और एक व्यावसायिक भवन, HDFC बैंक में इनके 4 खाते, एक बुलेट मोटरसाइकिल को कुर्क किया गया। उधर पश्चिमी यूपी में कुख्यात सुनील राठी के खिलाफ भी पुलिस का एक्शन जारी है। मेरठ में छापा मारकर पुलिस ने राठी की एक फॉर्च्यूनर कार जब्त कर ली है। दोहट पुलिस ने ये कार जब्त की है। रविवार को भी सुनील राठी के 3 मकानों को पुलिस ने सीज कर दिया था। राठी की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति अब तक पुलिस ने जब्त कर ली है। सुनील राठी पर पूर्वांचल के माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या का आरोप है। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज करके तारीखों का ऐलान किया है। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 10 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। रामपुर की स्वार सीट को छोड़कर जिन 7 सीटों पर चुनाव होगा, उनमें कानपुर की घाटमपुर, जौनपुर के मलहनी, बुलंदशहर की सदर, फिरोजाबाद की टुंडला, देवरिया की सदर, उन्नाव के बांगरमऊ और अमरोहा के नौगांव सादात शामिल हैं। बांगरमऊ में बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप की सजा मिलने के बाद सदस्यता रद्द हो गई है। तो वहीं टुंडला सीट SP सिंह बघेल के विधायक से सांसद बनने के चलते खाली हुई है, जबकि नौगांव सादात सीट कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान और घाटमपुर सीट कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण के निधन से रिक्त चल रही है। इसके अलावा देवरिया सदर जन्मेजय सिंह, बुलंदशहर सदर वीरेंद्र सिंह सिरोही और मलहनी पारसनाथ यादव के निधन के चलते खाली हुई है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया, जिनमें गंगा की स्वच्छता के लिए हरिद्वार से उत्तरकाशी तक बनाए गए 8 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही हरिद्वार के चंडीघाट पर नवनिर्मित गंगा अवलोकन केंद्र और रिवर फ्रंट का भी उद्घाटन किया गया। मां गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाले 6 बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मुनि की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। उधर गंगा की निर्मलता को लेकर गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री और उत्तरकाशी के लोगों ने पीएम मोदी की पहल का स्वागत किया है। लोगों ने गंगा किनारे बसे छोटे छोटे कस्बों में भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने की मांग की है। अयोध्या स्थित विवादित ढांचे को गिराए जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साध्वी रितंभरा, विनय कटियार समेत 32 आरोपी बनाए गए हैं। देश के सबसे बड़े मुकदमे में फैसले से फासला खत्म होने को है। अयोध्या स्थित विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट अयोध्या प्रकरण कल अपना फैसला सुनाएगी। 5 अक्टूबर 1993 को सीबीआई ने 49 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें से 17 अभियुक्तों का निधन हो चुका है। इस दौरान सीबीआई ने 351 गवाह और 600 दस्तावेजी सबूत पेश किए थे। 2 सितंबर 2020 से कोर्ट ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया था। कल कोर्ट से पहले कल देखते हैं कि कितने लोग आरोपी आते हैं, सबको सूचना दी जाएगी। अगर यदि कल कोई आरोपी नहीं आता है तो फिर कोर्ट से एप्लीकेशन दे करके, इसकी अर्जी दे करके कोर्ट से प्रार्थना की जाएगी कि उनकी पर्सनल अपीयरेंस माफ की जाए। कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को 30 सितंबर को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया है। तो वहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास कल फैसले के दौरान कोर्ट में मौजूद नहीं रहेंगे। उधर अयोध्या विवादित ढांचा विध्वंस के फैसले से पहले उन्नाव से बीजेपी की सांसद और मामले में आरोपी साक्षी महाराज ने कहा है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। इतने वर्ष के बाद, लगभग 28 साल हो गए, उसके बाद कल उसमें जजमेंट आने वाला है और राम काज के लिए जजमेंट जो भी आएगा हमें शहर स्वीकार होगा। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी किए जाने की मांग उठाई। वहाँ रामलला के मंदिर है, रामलला के उस समय भी रामलला विराजमान थे। ऐसी स्थिति में सभी जितने भी आरोपी हैं सबको बरी कर दिया जाए। वहीं बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने सभी आरोपियों को बरी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आ गया तो ऐसे में इस मामले का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हमने इससे पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि सरकार भी जो है बाबरी विध्वंस के मुकदमे को जो है समाप्त करे। यूपी में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के योगी सरकार के फैसले से संस्कृत विद्वानों के बीच में खुशी की लहर है। ज्ञान विज्ञान से जुड़े हमारे जो विद्वान थे उनकी पांडुलिपियां भी संस्कृत में हैं और वो ज्ञान का दरवाजा तभी खुल सकता है जब आपको संस्कृत का ज्ञान होगा। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्यों ने इस कदम का संस्कृत के विकास में अहम योगदान बताया। हमारा जितना भी वेद है, जो भी ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितने भी उसमें है, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, हर चीज संस्कृत में लिखा हुआ है। डॉक्टर कीथ है, वेनिस है, मैक्स मूलर है, वेबर है, ये लोग संस्कृत को आकर पढ़े हैं और उसकी महत्ता को समझे हैं। ये न केवल यही की भाषा है बल्कि एक पूरी की तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में ये रही है। और इस मौके पर संस्कृत के विद्वानों ने वंदे मातरम गीत के संस्कृत अनुवाद को माँ सरस्वती के सामने गुनगुनाया। साथ ही गीत के जरिए संस्कृत के महत्व को भी समझाया। चित्रकूट में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां कोरोना काल में चल रहे स्कूल के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। दरअसल मानिकपुर तहसील के सरैया सरकारी स्कूल में कक्षा 1 के बच्चों को स्कूल बुलाने की खबर न्यूज 18 ने बेहद प्रमुखता के साथ चलाई थी, जिस पर डीएम ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को मामले की जाँच के आदेश दे दिए थे। मंगलवार को बीएसए ने स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान न तो शिक्षकों ने मास्क पहना था और न ही बच्चों ने, जिसको बीएसए ने गंभीरता से लिया और टीचर को फटकार लगाई। साथ ही स्कूल खोले जाने पर शिक्षकों के बयान भी लिए। ये ड्रेस देने के लिए और किताबें देने के लिए 15-20 बच्चों को समूह में बुलाया जा रहा था। अगर ऐसी बात है तो हम उसको जांच कर रहे हैं, उसमें जो चीज़ें निकल कर के आएंगी। लेकिन अगर पढ़ाया जा रहा है तो अति उत्साह का परिणाम है
कोविड के इस एडवर्स सिचुएशन में ऐसा नहीं करना चाहिए था, न ही किसी प्रकार का कोई विभागीय आदेश था। निश्चित रूप से इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के बीच में स्कूल खोले जाने को लेकर जो तर्क दिए जा रहे हैं उस पर गंभीरता से कार्रवाई की दरकार है, क्योंकि पढ़ाई के नाम पर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। यूपी में लव जिहाद के कई मामले सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। शाहजहांपुर में लव जिहाद के विरोध में हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए। खिरनी बाग के मैदान में सड़कों पर कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और सरकार से लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की गई। आज समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष तनवीर खां, जो हमारे छोटे भाई हिंदू भाई को जान से मारने की धमकी तक देने के कब्जे पे आ गए हैं, उससे नीचा कोई नहीं कर सकता। इसी कारण हमको मजबूरन में इनकी सिक्योरिटी और इनकी सुरक्षा को लेकर के और इनके जो हुए है इनके संग घटना उसके मामले को लेकर के मुझे एसपी साहब के पास आना पड़ा है, मजबूरन में अपने हिंदू भाइयों को लेकर। हिंदूवादी संगठनों ने लव जिहाद के मामलों को लेकर एक पार्टी विशेष के कुछ नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जिले में लव जिहाद के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। शाहजहांपुर में पीएम किसान योजना के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला तिलहर तहसील का है, जहां कई किसानों और स्कूली छात्रों से फर्जी दस्तावेज पर अंगूठा और साइन करवाकर उनके खेतों से पैसे निकाल लिए गए। जो डभौरा चौराहे पर जनसेवा केंद्र चला रहे थे, इन्होंने जिले के कृषि विभाग से सांठगांठ करके पासवर्ड हासिल किया और किसानों के पास गए कि आपका हम पेंशन बनवा देंगे। लोगों का कहना है कि इलाके में 30 से 40 लोगों का गैंग सक्रिय था, जिन्होंने हजारों किसानों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। ग्रामीणों ने इस घोटाले में सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया। तो वहीं घोटाला सामने आने के बाद से पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये 5 लोगों का गिरोह था, जिसमें से 3 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी समय पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से डाटा फीडिंग का कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा 2 लोग ऐसे हैं जो कॉमन सर्विस सेंटर। यूपी के कई शहरों में आग का तांडव देखने को मिला। मेरठ के सरधना में देर रात कई दुकानों में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें अशोक की लाट इलाके की है, जहां पहले एक दुकान में आग लगी, जिसके बाद आग ने आसपास की 4 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाती है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। उधर बागपत में भी आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर 64 kV के एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिसके चलते पुट्टी गांव में बिजली ठप हो गई। घटना सिंघावली अहीर के पुट्टी गांव की है, जहां एक ट्रांसफार्मर अचानक से धू-धू कर जलने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उधर गाजियाबाद के लोनी में एक चलती गाड़ी में अचानक से आग लग गई। गाड़ी आग का गोला बनकर आगे बढ़ने लगी। गनीमत रही कि कार सवार 3 युवक समय रहते कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई। घटना दिल्ली सहारनपुर हाईवे की है। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पीलीभीत में 2 गुटों के बीच में फिल्मी स्टाइल में जमकर मारपीट होती है। एक युवक के हाथ में बेल्ट थी, जिससे वो दूसरे गुट के लड़कों पर दे दनादन पीट रहा था। पुलिस चौकी के पास काफी देर तक लड़कों के दोनों गुटों के बीच में मारपीट होती रही, लेकिन पुलिस मामले से पूरी तरह से बेखबर रही। घटना पूरनपुर थाना इलाके के स्टेशन चौकी की है। उधर हाथरस में एक युवक की दबंगों ने जमकर पिटाई कर डाली। उसे लहूलुहान हालत में मौके पर छोड़कर फरार हो गए। घटना तमन्नागढ़ी गांव की है। युवक का आरोप है कि दबंगों ने उससे पैसे मांगे, मना करने पर उसको लाठी डंडों से पीटा गया। घायल अवस्था में ही युवक थाने पहुंचा और दबंगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने इनकार कर दिया। किस चीज के लिए पैसे मांगे? अली वो बोला पैसे दे कुछ मुझे, मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, मैं उससे कभी लेता नहीं, उसको कभी देता नहीं। उधर कानपुर में 3 दिन पहले हुई मारपीट की घटना में घायल अधेड़ शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। घटना नौबस्ता थाने के गल्ला मंडी राजेपुर की है, जहां पर परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। यूपी पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश सलमान गिरफ्तार कर लिया। सलमान पुलिस की गोली लगने से घायल भी हुआ। इनामी बदमाश सलमान बुलंदशहर का रहने वाला है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाने से फरार चल रहा था। मुठभेड़ नॉलेज पार्क के LG गोलचक्कर के पास होती है। एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। सलमान नाम है, ऊपरकोट बुलंदशहर का रहने वाला है। इस पे 9 मुकदमे पहले से है, जिसमें ढेर सारे चोरी के मुकदमे, लूट के मुकदमे और गैंगस्टर के मुकदमे हैं। उधर हरदोई के टडियावाला पुलिस को भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने एक 15,000 के इनामी आकाश समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया।
इनामी बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था, जिसकी घेराबंदी करके पुलिस ने उसे दबोच लिया। इसी प्रकार एक अपराधी है अमित, ये पहले से अपराधी रहा है और ये गैंगस्टर एक्ट में वांछित था। वहीं हरदोई की सांडी पुलिस ने एक शातिर चोर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 12,000 से ज्यादा की नकदी, चांदी के सिक्के, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। यूपी के बरेली और सहारनपुर के कुछ इलाकों में तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। बरेली के शीशगढ़ इलाके में बुझिया गांव में एक तेंदुए ने 10 साल की मासूम बच्ची को अपना निवाला बना डाला। सोमवार शाम को 10 साल की बच्ची घर से बाहर दुकान में सामान लेने गई थी। इसी दौरान तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया। कुछ लोगों ने तेंदुए को देखकर शोर मचाया, लेकिन अंधेरा होने के चलते तेंदुआ जंगल की ओर भाग निकला। आज सुबह बच्ची का शव खेत में पड़ा हुआ मिला, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। घर से अच्छी खासी गई थी, रास्ता में पकड़ ली शहर में। ग्रामीण कहते हैं कि तेंदुए लगातार गांव में जानवरों का शिकार कर रहे हैं, जिसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वन विभाग को लगातार अवगत कराया जा रहा है कि 15 दिन से ये तेंदुआ लगातार बड़ौरी, नौगमा और गिरसौली गाँव में लगातार घूम रहा है। उधर सहारनपुर में भी लेपर्ड का आतंक बना हुआ है। फतेहपुर इलाके में एक तेंदुआ खेतों में चहलकदमी करते हुए देखा गया, जिससे किसानों में दहशत का माहौल है। किसान खेत की ओर जाने से कतरा रहे हैं। कौशाम्बी जिले में रामगंगा नहर की कई जगह से तटबंधन टूट गए, जिसके चलते सिराथू तहसील में खेत तालाब में तब्दील हो गए। किसानों की फसल पानी में डूब गई है, जिससे किसानों में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ खासा गुस्सा है। किसानों के सामने आजीविका का संकट गहरा गया है। और सारा हमारा समझ लिया 2.5-3 बीघा खेत सब सड़ गया। कल परसों हम कटाते रहे कि मशीन बुला के कटा लेंगे, और सारा धान सड़ गया। सब हमारी दो बोपरी मर गई। हमारे खेतों में पानी चला गया है और खेतों में चला गया है, घरों में चला गया है पानी, गांव के अंदर पानी घुस रहा है। इसी वजह से हमारी फसल खराब हो गई है। दरअसल हाल ही में रामगंगा नहर की सफाई और मरम्मत का काम किया गया था, लेकिन घटिया क्वालिटी का काम होने के चलते पानी छोड़ते ही नहर की पटरी कई जगह से टूट गई। तो वहीं नहर का पानी रेलवे लाइन के नजदीक पहुंच गया, जिससे सायरा रेलवे ओवरब्रिज और दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर संकट मंडराने लगा, जिसको देखते हुए पानी की कटान को रोकने की कवायद शुरू हो गई है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।